गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में है साक्षरता। क्या है? साक्षरता, लिटरेसी। साक्षरता किसको कहते हैं? साक्षरता एक विशेषण है साक्षर का। साक्षरता एक विशेषण है साक्षर का। और साक्षर किसको कहते हैं आज हम लोगों को देखना है। ये साक्षर किसको कहते हैं? साक्षर, साक्षर किसे कहते हैं? साक्षर हम उसे कहते हैं जो कोई व्यक्ति पढ़ना जानता हो, लिखना जानता हो, बोलना जानता हो और अगर कोई दूसरा बोले तो उस भाषा को समझना जानता हो और संख्या का ज्ञान हो। ऐसे व्यक्ति को हम साक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी एक भाषा में, कोई जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी भी आना ही चाहिए, संस्कृत आना चाहिए, हिंदी आना चाहिए, फ्रेंच आना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि किसी एक भाषा में, चाहे वो अंगिका भाषा ही क्यों ना हो, मुंडा भाषा ही क्यों ना हो, भोजपुरी क्यों ना हो, किसी भी एक भाषा में सब पढ़ना, लिखना, समझना, बोलना आता हो और नंबर का ज्ञान हो, संख्या का ज्ञान हो, ये जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। बात समझ में आई? लेकिन इसकी भी एक शर्त है। 6 साल से कम उम्र के बच्चे को हम निरक्षर नहीं कह सकते हैं। क्या नहीं कह सकते हैं? निरक्षर नहीं कह सकते हैं या साक्षर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 6 साल पूरा होने के बाद बच्चे का एडमिशन स्कूल में होता है, उससे पहले नहीं होता है। इसलिए हम 6 साल से नीचे के बच्चे को ना तो निरक्षर कह सकते हैं और ना ही साक्षर कह सकते हैं। हो सकता है कि किसी परिवार में पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा माहौल हो तो छोटे बच्चे से ही उसको पढ़ाना शुरू कर देते हैं और 6 साल तक में वो बच्चा फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकता है। तो क्या हम उसे साक्षर कह देंगे? नहीं, हम उसे साक्षर नहीं कहेंगे, क्योंकि 6 साल की उम्र के बाद ही हम उसे साक्षर या निरक्षर कह सकते हैं। ठीक है? 6 साल से नीचे के बच्चों को हम ना तो साक्षर कह सकते हैं और ना ही निरक्षर। ठीक है? चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक यानी किन किन बातों पर साक्षरता निर्भर करता है। किन किन बातों पर साक्षरता निर्भर करता है वो है, उसमें से बहुत सारे कारक हैं। तो आज हम लोग व्यक्तिगत स्तर पर कारक पे चर्चा करेंगे। किस पे करेंगे? व्यक्तिगत स्तर पर चर्चा करेंगे कि उसमें है सबसे पहले सीखने की रणनीतियां। सीखने की रणनीतियां, बच्चे किस तरह से सीखते हैं, उसके सीखने का अंदाज कैसा है। उन्होंने, जैसे हम लोग दौड़ने के लिए रणनीति बनाते हैं ना, या चुनाव लड़ने के लिए रणनीति बनाते हैं कि कहाँ पे हम किसको पकड़ेंगे, किसको कैसे क्या डील करेंगे, तब हमको वोट मिलेगा। उसी प्रकार पढ़ाई लिखाई के लिए भी रणनीति बनाना होता है। रणनीति का मतलब है कि हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्यों पढ़ें। अगर इतना ज्ञान बच्चे में आ जाता है, ये सोच लेता है कि हम क्यों पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, तो वो बच्चा काफी तेजी से आगे निकल जाता है। कि रात में कितने देर तक पढ़ें, सुबह किस बजे उठें जो कि हम पढ़ें, फिर शाम में, फिर दोपहर में, यानी कि पढ़ने का एक टाइम टेबल बना लिया जाता है कि हमको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, रात में क्या पढ़ना है, सुबह क्या पढ़ना है, शाम में क्या पढ़ना है। ये एक रणनीति होती है, स्ट्रेटेजी होती है।
तब जाके बच्चे काफ़ी तेज़ी से आगे निकलते हैं। अगर इस रणनीति में कोई फेल हो जाता है या फिर पढ़ने लिखने का कोई रणनीति प्लानिंग नहीं करता है तो वो बच्चा जल्दी साक्षर नहीं हो पाता है और पढ़ाई लिखाई में वो तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, तो ये सीखने की रणनीतियाँ कि वो क्या रणनीति बनाया है सीखने के लिए। उसके बाद है प्रेरणा। बच्चे को सीखने की प्रेरणा कहाँ से मिल रही है या प्रेरणा का कोई स्रोत है या नहीं, प्रेरणा का कोई स्रोत है या नहीं, बच्चे को प्रेरणा कहाँ से मिल रहा है, कितना मिल रहा है। देखिए हम लोग रास्ते दो होते हैं, एक अच्छाई वाला रास्ता होता है और एक दूसरा बुराई वाला रास्ता होता है। अब बच्चे दोनों तरह से प्रभावित होते हैं, मनुष्य दोनों तरह से प्रभावित होते हैं। अगर वो अच्छे प्रभाव के अंतर्गत आता है तो वो अच्छे रास्ते को चुन लेता है और अगर बुरे संगति के अंदर आता है तो फिर वो बुरे रास्ते को चुन लेता है। ठीक है, तो प्रेरणा का यही है कि वो किस तरह का उसको प्रेरणा मिल रहा है। अगर बच्चों को प्रेरणा मिल रहा है पढ़ने का तो वो बच्चा काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और अगर प्रेरणा नहीं मिल रहा है, जैसे प्रेरणा बच्चों को देना चाहिए, क्या देना चाहिए, बच्चे को प्रेरणा देना चाहिए कि देखो बाबू वो गांव में फला आदमी है, पढ़ा लिखा मेहनत किया तो कितना बड़ा आदमी बन गया है। और या तो फिर उस इलाके में कोई बड़ा ऑफिसर बनता है, कोई आईएएस बन जाता है, कोई बीपीएससी कंप्लीट करता है, डीएम बनता है, एसपी बनता है, बीडीओ बनता है, दरोगा बनता है, प्रोफेसर बनता है, तो उससे बच्चों को प्रेरणा मिलती है। उसने अच्छे से पढ़ाई की तो वो आज डीएम है, उसने अच्छे से पढ़ाई की तो आज वो एसपी है। उसी के नक्शे कदम पे चलो बेटा, तब तुम भी आगे चलकर एक दिन आईएएस ऑफिसर बन जाओगे। तो इस तरह से प्रेरणा दी जाती है। ऐसा कहा जाता है ना कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों को महापुरुषों की कहानी सुनाए। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं शाम में अपने पास लेके बैठ जाते हैं, चाहे वो दादा दादी हो या पिताजी हो, तो उन्हें एक महापुरुषों की कहानी सुनानी चाहिए। और महापुरुष कौन, महापुरुष कहते हैं किसको है, जो आम जनता के लिए, लोगों के लिए भलाई का काम किया हो, उसे हम महापुरुष कहते हैं। तो उन महापुरुषों के, बहादुर महापुरुषों की कहानी सुनाया जाए ताकि बच्चे की प्रेरित हो, बच्चे के अंदर एक प्रेरणा जगे, हम भी ऐसा ही करेंगे, हम भी लोगों की जान बचाएंगे, हम भी लोगों की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे। तो ये प्रेरणा एक पॉजिटिव प्रेरणा होता है। तो उसी प्रकार पढ़ने लिखने के लिए भी बच्चों को प्रेरित किया जाना चाहिए। अगर उसकी प्रेरणा अच्छी होती है और समझ लेता है तो वो बच्चा काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद है शारीरिक एवं मानसिक क्षमताएं। ये डिपेंड करता है, पढ़ने लिखने साक्षरता ये शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर शारीरिक रूप से वो स्वस्थ है और मानसिक रूप से भी स्वस्थ है तो वो बच्चा काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और वो बच्चा बहुत तेज़ी से साक्षर बनेगा, अधिक से अधिक मात्रा में साक्षर बनेगा लोग। और अगर वो शारीरिक रूप से कमज़ोर है, विकलांग है या फिर आँख से अंधे हैं और मुंह से गूंगे हैं, कान से बहरे हैं, तो फिर वैसे व्यक्ति को हम ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते, उसकी साक्षरता काफ़ी हद तक बाधित होगी। हालांकि ये अब अगर कोई अंधे हैं तो ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि से उसकी पढ़ाई होती है, लेकिन फिर भी अगर आंख रहता है तो आंख वाले के सामने बिना आंख वाला का तो क्या वजूद है, हम लोग सभी जानते हैं। तो अगर उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं अच्छी है तो वो अच्छे तरह से साक्षर बनेंगे, साक्षरता को वो अच्छे पॉजिटिव रूप से प्रभावित करेंगे। लेकिन अगर उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं गड़बड़ है या फिर मानसिक रूप से वो क्षिप्त है, उसका स्क्रू ढीला है, तो वैसे व्यक्ति को हम साक्षर तो बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन तेजी से उसमें साक्षरता का गुण नहीं आएगा, क्योंकि मानसिक रूप से वो अच्छी स्थिति में नहीं है, या तो पागल है या फिर उसको याद नहीं होता है, यानी आईक्यू उसका बहुत लो है, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त बड़ी कमजोर है। तो इस तरह से
ये व्यक्तिगत स्तर पर जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, साक्षरता को प्रभावित करने वाले, उसमें है सीखने की रणनीतियां, प्रेरणा, शारीरिक और मानसिक क्षमताएं। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे कारक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, 2 टाइप के और कारक हैं मुख्य रूप से, तो उस पर अगले सेशन में चर्चा करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? वो है रोहतास। कौन है? रोहतास। यानी वहां पे 73.37% साक्षरता दर है और ये इसका आधार वर्ष है 2011। आधार वर्ष कितना है? 2011, क्योंकि 2011 के बाद भारत में जनगणना नहीं हुई है। भारत में जनगणना नहीं हुई है, इसीलिए हम 2011 को ही आधार वर्ष मानते हैं। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला वो है रोहतास। दूसरे नंबर पे है भोजपुर 72.79 और तीसरे नंबर पे है पटना 70.68 साक्षरता के मामले में। उसके बाद है सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया। यहां पे है 51.08%। 51.08%। ये भी जनगणना 2011 के आधार पर हम बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में जो पूछा जाएगा वो जनगणना 2011 के आधार पर ही पूछा जाएगा, क्योंकि 2011 के बाद 2021 में जनगणना होना था लेकिन नहीं हुआ, इसलिए आधार वर्ष 2011 ही है। उसके बाद सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है, 51.08% साक्षरता दर है। फिर सर्वाधिक जनसंख्या नहीं, ये साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, हम जनसंख्या लिख दिए हैं, साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, यहां पे 94% साक्षरता दर है। 94% साक्षरता दर है, वो भी 2011 के जनगणना के अनुसार। उसके बाद सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, यहाँ पे 61.8% है 2011 के जनगणना के अनुसार। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 61.8% है, जो सबसे कम है पूरे भारत में। हमारे भारत में 28 राज्य हैं। कितना राज्य हैं? 28 राज्य हैं, और उस 28 राज्य में से सबसे कम साक्षरता दर अपने बिहार का है। किसका है? बिहार का है। और इससे थोड़ा ऊपर है उड़ीसा। थोड़ा सा ऊपर, बिहार से थोड़ा ऊपर, यानी सबसे नीचे तो हम बिहार है ही। सबसे नीचे हम बिहार हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। लेकिन फिर भी हमको लगता है कि बिहार में काफी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, काफी बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, देश में नाम रोशन कर रहा है। लेकिन जब हम साक्षरता दर की बात करते हैं तो साक्षरता दर में बिहार सबसे निचले पायदान पे आता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। यही हमारा मेहनताना होता है, यह आपका रिस्पॉन्स ही हमारा मेहनताना होता है। धन्यवाद।